आज हम 9वीं कक्षा के जो 16वां पाठ है पूर्वाक्षर का पूर्वाग्रह। पिछली कक्षा में हमने इस पाठ के बारे में चर्चा किया था। आज उसी पाठ के आगे के विषय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले मैं जो पिछली कक्षा में यह पाठ को पढ़ाया था उसी के संबंध में अंतिम जो एक या दो पंक्तियां आपसे पढ़वाकर आगे के पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर तृप्ति जो मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया था इस पाठ को, उस पैराग्राफ के अंतिम दो पंक्तियां पढ़ो। आप सभी अपने अपनी पुस्तकें लेके छोटा बनाया गया हो। हाँ, ये पूर्ण वाक्य पढ़ना है। दो वाक्य, एक नहीं दो वाक्य। अर्थात जैसे यहाँ पर देखिए पूर्ण विराम कहाँ पर है। हाँ, समझ में नहीं आता इसके पीछे दीर्घ या लघु बनाने की मानव सहज प्रवृत्ति है या यह कोई नया फैशन है। यह एक वाक्य हो गया। और अथवा यह भी हो सकता है कि लोकोपयोगी विभाग वालों ने गांवों के नाम लिखने के लिए छोटे फलक बनाए हों, फिर उनके आकानुसार नामों को भी काट छांट कर छोटा बनाया गया हो। इस तरह दो वाक्य आपको पढ़ना है। चलिए बैठिए। वैशाली आप पढ़िए पूर्वाक्षर का पूर्वाग्रह। थोड़ा ऊंची आवाज में जोर से, सभी को पता चलेगा यह छात्रा क्या पढ़ रही है। जोर से। वालों ने गाँव के नाम लिखने के लिए छोटे फलक बनाया, तो फिर उनके अनुसार नामों के भी काट छाटकर छोटा बनाया गया हो। चलिए बैठिए। शाबाश सोमेश। अंतिम एक वाक्य पढ़िए। अंतिम एक वाक्य, जो अंतिम वाक्य है उसी को पढ़िए। छांट कांट वहां से पढ़िए। हाँ, छोटा बनाया गया। छांट कर छोटा बनाया गया हो। तो देखिए छात्रों, पूर्वाक्षर का जो पूर्वाग्रह होता है हमारे लिए वह एक मारक है। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया, क्योंकि इससे निखर समाचार या स्पष्ट समाचार या निर्दिष्ट विषय हमें प्राप्त नहीं कर सकते। यहां पर हम द्वंद्व नीति को अपनाना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको कुछ गांव के नाम बताया पिछली कक्षा में लिए, जैसे एचबी हल्ली, इसका पूर्ण विस्तृत रूप क्या हो गया? हगरी बोमना हल्ली। यह एक गांव का नाम है। इसको छांट कर, इसको काट कर क्या बनाया गया है? अभी प्रस्तुत समय में एचपी हल्ली बनाया गया है। ओके, चलिए मान लीजिए एचपी हल्ली आप सबको भी मालूम है। एचपी हल्ली अर्थात हगरी बोमना हल्ली। यदि दूसरा कोई छात्र हो या व्यक्ति हो, उसी के सामने उसको पता ना हो कि एचपी हल्ली हगरी बोमना हल्ली ही होता है, तो उसको आप जाकर पूछेंगे तो उसको कैसा पता चलेगा? उसको द्वंद्व हो जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा, उसको नहीं मालूम होगा कि एचपी हल्ली कौन सा गांव है। ठीक है, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಚ್ಪಿ ಹಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಗರಿ ಬೊಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ। ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ನು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಎಚ್ಪಿ ಹಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವ್ನು ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ
ನಾವು ಪೂರ್ವಾಕ್ಷರದ ಒಂದು ಈ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ अर्थाइसको। तो चलिए छात्रों, आज हम इस पाठ के आगे के विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए सभी अपने अपनी पुस्तकें पृष्ठ संख्या 50 में तीसरा पैराग्राफ मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। चलिए देखिए, इस संकोच प्रक्रिया की बलि बने हुए कुछ गांवों के नामों का परिशीलन करना ठीक रहेगा। सुंदर, तिरुमल कोडलू, नरसीपुर अब टी नरसीपुर बन गया है। आगे आने वाले संशोधकों को पथभ्रष्ट करने का काम है यहाँ। आगे चलकर कभी दैववशात हमारे देश से अंग्रेजी भाषा के हट जाने का सौभाग्य अगर प्राप्त हुआ तो इन इनिशियलों का अर्थ ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए छात्रों, यहाँ तीसरे पैराग्राफ पे पीएस रामानुजम ने पूर्वाक्षर के पूर्वाग्रह का जो मारक है, जो गलत है, उसके बारे में बताने का प्रयास किया है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर जो गांव का नाम था तिरुमल कोडलू नरसीपुरा। देखिए यहाँ पर आपने मैंने अभी आपके सामने पढ़ा तिरुमल कोडलू नरसीपुरा, इसका जो क्या है वास्तव में सही नाम है। तो यहाँ अब क्या हो गया है, पूर्वाक्षर के पूर्वाग्रह से पूर्वाग्रह पीड़ित होकर अब यहाँ गांव का नाम क्या बन गया है, टी नरसीपुर बन गया है। देखिए दुर्भाग्य नहीं, यहां हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। अगर मैंने आपको अभी पढ़ाया तिरुमल कोडलू नरसीपुरा टी नरसीपुरा, देखिए यहाँ पर तिरुमल कोडलू टी, आपको अंग्रेजी भाषा का टी, आपको क्या लिखेंगे, पहला शब्द अंग्रेजी का अल्फाबेटिक कौन सा लिखेंगे, टी लिखेंगे। अगर आपको तिरुमल कोडलू तिम्मप्पा THIMMAPPA आप लिखेंगे ना, तिरुमल कोडलू आप लिखिए इंग्लिश में तो लिखेंगे पहला अक्षर टी, है ना। नरसीपुर वैसे का वैसा ही लिख देंगे। अगर आपने चाहा तो आगे चलकर नरसीपुरों को भी इंग्लिश में बदल दिए तो आप क्या लिखना पड़ेगा, यन लिखना पड़ेगा। नरसीपुर क्या लिखना पड़ेगा, यन, टीएन। अगर आपके सामने जाकर कोई टीएन यहाँ कौन से गांव का नाम है कोई पूछेगा तो आप बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। जो छात्र उसको समझेगा बस वही बता पाएगा। जो जिसको यह टीएन का मतलब मालूम होगा बस वही बता पाएगा, दूसरा कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसे नहीं मालूम होगा। केवल टीएन लिखने से तिरुमल कोडलू नरसीपुर ही नहीं होता, तमिलनाडु हो सकता है ना। टी का अर्थ तमिल, यन का मतलब नाडु, तमिलनाडु। और हाँ दूसरा भी हो सकता है, और भी बहुत सारे नाम आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, और माना के पीएस रामानुजम भी यह कह रहे हैं कि पूर्वाक्षर का पूर्वाग्रह जो व्यवस्था है वह अवैज्ञानिक है, अच्छी व्यवस्था नहीं है। इसलिए यहाँ पर तिरुमल कोडलू नरसीपुरा अब क्या बन गया है, टी नरसीपुर बन गया है। क्या बन गया है, टी नरसीपुर बन गया है। चलिए इससे क्या होगा, जो संशोधक रहते हैं, जो संशोधन करने वाले विज्ञानी होते हैं, संशोधक होते हैं, उनके लिए यहाँ क्या होगा, दुर्भाग्य होगा, और उनको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और उन्हें समस्या झेलना पड़ेगा, क्योंकि उनको नहीं मालूम होगा। 1 से 4 या 10 लोगों से पूछताछ करके इस गांव के नाम का पता लगाना होगा। विद्यार्थी गणे
ಇವಾಗ ತಿರುಮಲಕೋಡಲು ನರಸೀಪುರ ಎಂಬ ಊರಿನ ಹೆಸರನ್ನ ಪೂರ್ವಾಕ್ಷರಕ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಎಂಬ ಪೀಡಿತವಾಗಿ ಆ ಊರು ಏನ್ ಹೆಸರಿಂದ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಟಿ ನರಸೀಪುರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಓದಿದ್ವಿ. ಟಿ ನರಸೀಪುರವನ್ನ ತಿರುಮಲಕೋಡಲು ನರಸೀಪುರ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಸರಿನಾ? ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು 4 ಜನ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಬೋದಾ? ಕೇಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕರೂ ಕೂಡ ತಡವಾಗಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಅವರು 4 ಜನರಿಂದ 40 ಜನರನ್ನ ಕೇಳುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಹೌದಾನೆ? ಬರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪೂರ್ವಾಕ್ಷರಕ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಎಂಬ ಪೀಡಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪದ್ಧತಿ ತಪ್ಪು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ PS रामानुजम ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. नेक्स्ट अगला जो पैराग्राफ है देखिए, अनेक खोजें की जाएगी और विचित्र परिणाम प्राप्त होंगे। संशोधक शायद इस निर्णय पर पहुंचेगी कि टी नरसीपुर नाम प्रायशः नरसीपुर में टी यानी चाय के बागान होने के कारण आया होगा। देखिए यहाँ पर अंतिम में जो संशोधक थे वह संशोधक इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि शायद ही यहाँ पर टी के अर्थात चाय के बागान अधिक होंगे, इसलिए इस गांव का नाम टी नरसीपुर आया होगा। देखिए इस निर्णय पर संशोधक शायद ही पहुंच जाएंगे। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಟಿ ನರಸೀಪುರ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹೆಂಗ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಶೋಧಕರು ಮುಂದೆ ಒಂದಿನ ಹಿಂಗೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಂಗೆ? ಬಹುಶಃ ಈ ಟಿ ನರಸೀಪುರ ಎಂಬ ಊರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿ ಟೀ ಚಾಪುಡಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ತೋಟಗಳು ಬಹುಶಃ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವೇನೋ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಊರಿಗೆ ಟಿ ನರಸೀಪುರ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾರು? ಸಂಶೋಧಕರು. ಹೌದಾನೆ? ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಫೇಮಸ್, ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಡಗಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೀತಾರ? ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಡಗಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ. ಅದು ಬೆಳತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವೇ ಬೇರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಬಹುದು, ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಈಗ ಹೋಗಿ ಹಾವೇರಿಗೆ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಯಾಲಕ್ಕಿ ಕಂಪಿನ ನಗರ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾವೇರಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾಲಕ್ಕಿ ಬೆಳೀತಾರ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಒಂದು ನಗರಕ್ಕೆ यालक्की नगर ಎಂಬ यालक्की कंपनी नगर ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು। इस प्रकार संशोधकों को क्या होगा? पथभ्रष्ट होगा। पथभ्रष्ट अर्थात क्या है? दारी तप्पिಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ। पथ यानी क्या है? रास्ता, दारी। पथ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಾರಿ। ಭ್ರಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತಪ್ಪಿಸುವುದು, ತಪ್ಪು। ಹೌದಾ? ಇದು ಒಂದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವಾಗಬಹುದು। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಾಯೆಯ ಒಂದು ತೋಟಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದಾವೇನೋ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಎಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ? ಟಿ ನರಸೀಪುರ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ಮಾಡಬಹುದು। ನಿಜವಾಗ್ಲಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೀ ಚಾಪುಡಿ ಬೆಳೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾನೆ? नेक्स्ट अगला देखिए, वह तो फिर भी अच्छा ही है। समझ लीजिए कि करीदोड्डनपाल्य नामक एक गांव है, यहाँ केडी पाल्या बन जाएगा। देखिए यहाँ पर अपवाद है। अगर तिरुमलकोडलु नरसीपुरा नाम टी नरसीपुर हो गया तो बहुत अच्छा है। चलिए हम मान लीजिए टी नरसीपुरा नाम आप पुकार सकते हैं। यदि कोई नाम गांव का क्या होगा?
करी दोड्डन पाಳ್ಯ। स्पष्ट रूप से आप मेरे तब ध्यान रखें, सुनिए इस पाठ को। करी दोड्डन पाಳ್ಯ अगर नाम गांव का होगा तो इसको हम संक्षिप्त किस प्रकार करेंगे? केडी पाಳ್ಯ। देखिए केडी पाಳ್ಯ, केडी का अर्थ क्या होता है? कामचोर, डाकू, किसी को बर्बाद करने वाला, बेरहम, किसी की जिंदगी बर्बाद करने वाला, किस प्रकार नाम होता है? केडी हम किसे कहते हैं? जो झूठ बोलता है, किसी की हत्या करता है, किसी का कोले करता है, हम बोलते हैं ना, उसी को हम क्या कहेंगे? बहಳ केडियಪ್ಪ, ಅವನು ಇದ್ರಲ್ಲ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬೆದರಿಸ್ತಾನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕರಿ ದೊಡ್ಡನ ಪಾಳ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಕೇಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೇಡಿಗಳಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನಾದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತಾ? 100% ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾನೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಊರೇ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಪೂರ್ವಾಕ್ಷರಕ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಎಂಬ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರ್ವಾಕ್ಷರಕ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಎಂಬ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ, ಮನವರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. आगे देखिए, क्रमशः यह केडी पाಳ್ಯ के रूपांतरित हो जाएगा और गांव को बदनाम कर देगा। आगे चलकर एक दिन संशोधक निर्णय लेंगे कि इस गांव में केडियों अर्थात गुंडे के होने से यह नाम आया होगा और इस तरह उस गांव की निष्कलंक कीर्ति में दाग लग जाएगा। अंग्रेजी के पूर्वाक्षरों से होने वाली हानि देखी ना आपने। इस प्रकार अगर उस गांव में सुसंस्कृत और धर्मानुसार रहने वाले और भी बहुत सारे लोग होंगे, उन सबको इन गांव के पूर्वाक्षर का संक्षिप्त करने के रूप से नाम बदनाम होगा। उस गांव को बुरा नाम आएगा, उस गांव के लोगों का नाम बदनाम होगा। इसलिए यह पूर्वाक्षर का पद्धति क्या है? बेकार है, बहुत ही बुरी व्यवस्था है। चलिए आगे देखिए, आप भोले नरसिंहपुरा की कहानी सुनिए। मनोहर मंजुल निनाद करती हेमावती नदी और नरसिंह का वह भव्य मंदिर, वह भोले नरसिंहपुरा आज यज्जनपुरा बन गया है। देखिए छात्रों, और भी एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। जो भोले नरसिंहपुरा आपने शायद ही नाम सुना होगा। भोले नरसिंहपुरा किस नदी के तट पर स्थित है? हेमावती नदी के तट पर स्थित है। वहां एक भव्य मंदिर है, वहां एक भव्य नरसिंह स्वामी की मंदिर है। यहाँ पर आपको भोले नरसिंहपुरा नाम आया है। ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಭೋಲೆ ನರಸಿಂಹಪುರ ಎಂಬ ಊರನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಕರಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಜ್ಜನಪುರ. ಏನಾಗಬಹುದು? ಯಜ್ಜನಪುರ. ಯಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಳೆ, ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ನರಸಿಂಹಪುರ. ಹೊಳೆ ನರಸಿಂಹಪುರ. ನೋಡಿ ಹಿಂಗಾಗ್ಬೋದಾ? ಮಾಡಿದಾರೆ ಹೆಂಗೆ? ಯಜ್ಜನಪುರ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಜ್ಜನಪುರ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಳೆ ನರಸಿಂಹಪುರ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ, ಯಜ್ಜನಪುರ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಅವ್ನು ಹೋಗಿ ನೀನು ಹೊಳೆ ನರಸಿಂಹಪುರ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಳೋ. ಓ ಅದಾ, ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಈ ಬಸ್ ಹತ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಜ್ಜನಪುರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಯಜ್ಜನಪುರ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹೊಳೆ ನರಸಿಂಹಪುರನೇ. ಈ ತರಹ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವು ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಪೂರ್ವಾಕ್ಷರಕ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಎಂಬ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಭಾವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ,
क्रमशः इसका यच्चनपुर फालतू नगर अथवा यच्चनपुर में कन्नड़ीकरण हो जाएगा। इसके इर्द गिर्द दंत कथाएं फैल जाएंगी। कुछ भी कहिए, नदी नरसिंह सब अंग्रेजी के अध्यक्षरों में डूबकर उनकी सुंदरता लोकोपयोगी विभाग के पत्थरों में पत्थर बन गई है। यहाँ बड़े नरसिंहपुर वालों का हेमावती नदी का और नरसिंह का भी बदनसीब ही है। देखिए छात्रों, इतना भव्य मंदिर होने के बावजूद भी, उत्तम नदी के तट पर होने के बावजूद भी उस गांव को हम क्या कहेंगे? यच्चनपुर। यच्चनपुर का और भी एक अर्थ निकलता है, क्या? व्यर्थವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಜನರಿರತಕ್ಕಂತ ಊರು ನೋಡಿ यच्चनपुर। इसका हिंदी रूपांतर क्या होगा? ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿರ್ತಾರ? ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ವಾ ಅವರು? ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಆದರೆ ಈ ಪೂರ್ವಾಕ್ಷರಕ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಎಂಬ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತದು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ? ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ। ತನ್ನ ಊರಿನ ಒಂದು ಕಳೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಅಗೌರವವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪೂರ್ವಾಕ್ಷರಕ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಎಂಬ ಪದ್ಧತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು। नेक्स्ट ನೋಡಿ, और भी एक गांव का नाम मैं आपको और एक गांव का नाम बताता हूं। तो चलिए उससे पहले प्रिया, मैंने जो अभी पढ़ाया है उस पाठ के कुछ वाक्य पढ़िए। इस संकोच प्रवृत्ति वहां से पढ़िए, तीसरे पैराग्राफ से आप। हाँ, बन गया है। आगे चलकर वह हरी भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, अवश्य। वैसे ही चंद्ररायणपट्टण CR पट्टण बन गया है। हेंगड़ देवनकोटे HD कोटे बना है। इन प्रदेश आगे के पार्ट को नहीं पढ़ने का, मैंने जो अभी पढ़ाया है तुम्हें उसके एक पैराग्राफ पढ़िए। चलिए आप इस पैराग्राफ पढ़िए, पेज नंबर 50 में जो तीसरा पैराग्राफ है वो पढ़िए। इस संकोच प्रक्रिया की हाँ, मुझे कुछ गांव के नाम को परिशीलन करना आप सभी पुस्तक को ध्यान से देखिए। सुंदर तिरुमरलो कोडलो, तिरुमाडु, तिरुमरलो। हाँ, पूरा बन गया है। आगे आने वाले संशोधकों को तिरुमकूडलो मांगा, तिरुमकूडलो नरसिंहपुर। आगे आने वाले संशोधकों को पथभ्रष्ट करने का काम है यह। हाँ, बैठिए। यहाँ पर देखिए, आपको जो शब्द यहाँ पर मिले हुए हैं उन शब्द के आधार पर यदि आपको एक भी शब्द का अर्थ न मालूम हुआ हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए सोमेश पढ़िए उसी पाठ को निरंतर रूप से पढ़िए। जिसने प्रिया जहां पर छोड़ा था इस पाठ को पढ़ने के लिए वहां से कंटिन्यू पढ़िए। आगे चलकर तीसरी पंक्ति। हाँ हाँ कभी हाँ दैववशात हाँ हमारे देश से अंग्रेजी हाँ भाषा के हट जाने का सौभाग्य अगर प्राप्त हुआ तो चल बैठिए। देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए। ममता
मैंने आपको अभी जो पाठ पढ़ाया है उसी के पाठ के निहित जो शब्द आए हुए हैं एक है, मैं आपके सामने बताऊंगा। यदि आपको मालूम है तो उसका विलोम रूप बताइए। देश। कौन बताएगा? शाबाश। अब ना अगला शब्द है सिर्फ ममता ही बताएगी, आप किसी को नहीं कहना है। देश। देश। शाबाश। अगला जो शब्द है ममता हसन बादी, आप खड़े हो जाइए। सौभाग्य है ना, ये शब्द आपके इसमें पाठ में है। सौभाग्य बताइए इसका विलोम रूप क्या होगा? सौभाग्य बताइए वाला। सौभाग्य अजय बताइए। नहीं है, कौन बताएगा? बैठिए बैठिए ममता बैठिए। सौभाग्य इसका विलोम रूप क्या होगा? कोई बताएगा? दुर्भाग्य। सौभाग्य दुर्भाग्य। चलिए आपस में कोई बात नहीं करेगा। यदि आपको नहीं मालूम हुआ हो तो सीधे मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा आपको। और यहां पर आगे इसका विलोम रूप कौन बताएगा? चलिए शिवा बताइए। पीछे। वेरी गुड। बैठिए। आगे आपस में कोई नहीं बात करेगा। आगे पीछे। यहां पर देखिए और सिर्फ अब अभिषेक ही बताएगा। चलिए खड़े हो जाइए। यहां पर एक शब्द है मुश्किल। मुश्किल शब्द जो आपके सामने आया है तीसरे पैराग्राफ में अंतिम में। मुश्किल है, मिला आपको? मुश्किल मिला? तो देखिए यहां पर तीसरे पैराग्राफ जो है, तीसरे पैराग्राफ में अंतिम पंक्ति में मध्य में है, मध्य में मुश्किल है। चलिए नहीं पता, नहीं पता। हाँ अब मुश्किल नहीं होगा, नहीं होगा। यदि किसी को मालूम है चलिए मैं बताता हूँ। पढ़िए। आसान। मुश्किल यानी कठिन, कष्ट अथवा विलोम ಯಾವುದು? ಸುಲಭ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ आसान। मुश्किल आसान। मालूम हो गया? मुश्किल आसान। और हाँ और एक शब्द बसम्मा आप बताइए। प्राप्त। प्राप्त बताइए। अप्राप्त। शाबाश। प्राप्त अर्थात लेना, अप्राप्त अर्थात नहीं लेना। चलिए बैठिए, सभी का ध्यान श्यामपट की ओर ही रहना है। अप्राप्त, ठीक है? प्राप्त, अप्राप्त। और यहां पर आपस में आप नहीं बात करने का। अगर आपका कोई समस्या है तो सीधा मुझसे पूछिए। यहां पर देखिए और एक शब्द है एक। हाँ बताइए। अनेक। वेरी गुड, शाबाश। हाँ बैठिए। एक अनेक। तो छात्रों मैंने आपको आज 3 पैराग्राफ जो पढ़ाया है उन तीनों पैराग्राफ को गृह कार्य के रूप में आपको लिख कर लाना है। कल इन तीनों पैराग्राफों को आप स्पष्ट रूप से सुंदरता से लिख कर लाना है। और
इन तीनों पैराग्राफ के निहित यानी उसके अंदर आने वाले जो शब्द मैंने जो अभी आपके सामने श्यामपट पर लिखा है, उन शब्दों को आप वही पृष्ठ में अलग से लिखना है। जैसे मुश्किल, प्राप्त, एक, आगे, और उसका क्या हो गया, सौभाग्य, और भी बहुत सारे शब्द यहाँ पर इन 3 पैराग्राफों में आपको मिल जाएंगे। आप उन सब पैराग्राफों में आए हुए शब्दों को लिख कर लाना है। आपको उसका अर्थ अपना, वेरी गुड, चलिए अपना, इसका विलोम रूप कौन बताएगा, अपना, कौन बताएगा, चलिए पराया, इसका क्या होगा, पराया, अपना नमोरु पराया बेरेयमु अंत कन्नड़ में बोला। अर्थात आपस में कोई बात नहीं करना है, आपका पूरा ध्यान नेत्र पर रहना है। यदि आपको इस पाठ से संबंधित कोई कठिनाई हो तो सीधा मुझसे बताइए, मैं आपकी कठिनाई का समाधान करूंगा। आपकी कोई कठिनाई है, कोई वाक्य, कोई शब्द पाठ के अंदर आपको नहीं मालूम हुआ हो तो आप पूछ सकते हो। ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಶಬ್ದ, ವಾಕ್ಯ, ಅರ್ಥ ವಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಸಂಕೋಚವಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಅದರ ಉತ್ತರ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ। ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ 3 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಗಳನ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ 3 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಶಬ್ದಗಳು ಅದು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಏಕವಚನ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬಹುವಚನ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಚಿ ಶಬ್ದ ಆಗಿರಬಹುದು, ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಆಗಿರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದ್ರು, ಕ್ರಿಯಾ ಶಬ್ದವಾಗಿರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಇರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ನನಗೆ ಕೇಳಬಹುದು। चलिए, आपकी कोई समस्या? हाँ, आपकी कोई उलझन नहीं है? आपको इस पाठ का पता चल गया, पूरा ज्ञात हो गया, मालूम हो गया? तो चलिए आज की कक्षा आज हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप कल इसका होमवर्क लिखकर लाना है।